डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रसरण विश्लेषण एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। दो से अधिक प्रतिदर्श माध्यों सैंपल मीन्स के अंतरों की सार्थकता की जांच प्रसरण विश्लेषण मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की टेक्निक द्वारा संपन्न की जाती है। प्रसरण विश्लेषण का उद्देश्य एक ही परीक्षण द्वारा अनेक माध्यों की सजातीयता की जांच करना है। इस विधि का प्रतिपादन सर रोनाल्ड ए फिशर ने 1923 में किया था और बाद में स्नेडेकोर द्वारा तथा अन्य विद्वानों ने इस टेक्निक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया था। आरंभ में इस विधि का प्रयोग कृषि व प्राणी विज्ञानों में किया गया, परंतु आजकल अनेक क्षेत्रों में किए जाने वाले अनुसंधानों में इसका प्रयोग होता है। प्रसरण विश्लेषण से क्या तात्पर्य है? प्रसरण विश्लेषण विभिन्न समंक समूहों में पाए जाने वाले अंतरों की सार्थकता का परीक्षण करने की प्रक्रिया है, जिससे समूह की सजातीयता का अध्ययन किया जाता है। सर रोनाल्ड फिशर के अनुसार कारणों के एक वर्ग द्वारा अभिनिर्धारित प्रसरण का अन्य वर्गों से उत्पन्न होने वाले प्रसरण से पृथक्करण प्रसरण विश्लेषण कहलाता है। केंडाल एंड बकलैंड ने प्रसरण विश्लेषण की जो व्याख्या की है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रेक्षणों के किसी समुच्चय के कुल विचरण को उनके माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के योग से व्यक्त करते हैं और सामान्यतः उसका विखंडन या वियोजन यथासंभव ऐसे संगठकों में किया जाता है जो प्रेक्षणों के वर्गीकरण मानदंडों के प्रतीक विचलन स्रोतों से संबद्ध हों। ऐसे विश्लेषण को प्रसरण विश्लेषण कहते हैं, यद्यपि सही अर्थों में यह विचलन वर्गों के योगों का विश्लेषण है। इस प्रकार प्रसरण विश्लेषण एक ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से कुल प्रसरण को विभिन्न कारणों से होने वाले प्रसरण संगठकों में विभाजित करके उनकी तुलना द्वारा विभिन्न प्रतिदर्श माध्यों की सजातीयता की जांच की जाती है। अब बात आती है कि प्रसरण विश्लेषण के क्या उपयोग हैं। यूजेज ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इस विधि का विज्ञान के अनेक शाखाओं में विस्तृत प्रयोग होता है और ज़्यादातर जो इसका यूज होता है उसमें जो फर्स्ट है वो अनेक माध्यों के अंतरों की जांच करने में, डिफरेंट जो मीन्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है उसको जांच करने में किया जाता है। जो प्रतिदर्शों के समांतर माध्यों के अंतर की सार्थकता जांचने के लिए बड़े प्रतिदर्शों में सामान्यतः बंटन के क्षेत्रफल पर आधारित जेड टेस्ट का तथा छोटे प्रतिदर्शों के लिए स्टूडेंट टी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, परंतु दो से अधिक अर्थात अनेक माध्यों के अंतरों की एक साथ जांच करने के लिए प्रसरण विश्लेषण विधि अपनाई जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो सभी प्रतिदर्श एक ही सजातीय मूल समष्टि से चुने गए हैं और माध्यों में अंतर केवल प्रतिचयन के कारण है अथवा अंतर सार्थक है और अन्य कारणों से है। सेकंड जो इसका प्रयोग किया जाता है वो है प्रसरणों के अंतर का सार्थकता परीक्षण करने में। प्रसरण विश्लेषण में प्रयुक्त एफ गुणांक यानी एफ कोफिशिएंट या प्रसरण अनुपात का जो प्रयोग विभिन्न प्रतिदर्शों के प्रसरणों के अंतर की सार्थकता की जांच के लिए भी किया जाता है। तीसरा, द्विमार्गीय वर्गीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। जब समंकों को दो आधारों पर अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है तब भी प्रसरण विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सजातीयता का अध्ययन किया जा सकता है। फोर्थ, इसका जो प्रयोग है वह है सहसंबंध व प्रतिगमन की जांच करने में। प्रतिगमन की रेखीयता यानी लीनियरिटी ऑफ रिग्रेशन, सहसंबंध अनुपात की सार्थकता और बहुगुणी सहसंबंध गुणांक की सार्थकता का परीक्षण करने के लिए भी प्रसरण विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में प्रसरण विश्लेषण शोध कार्य का एक महत्वपूर्ण और अन्य उपयोगी विधि है। मॉरिस बुडिन ने कहा है कि सामाजिक अथवा भौतिक विज्ञानों में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन इस तथ्य का स्पष्ट रूप से निरूपण करता है कि प्रसरण एक ऐसा अभिन्न तत्व है जो सर्वत्र व्याप्त है। प्रसरण की मात्रा और उसके स्रोतों का विश्लेषण करने की सुव्यवस्थित रीतियों के प्रतिपादन से सांख्यिकी विधियों में एक सशक्त उपकरण की वृद्धि हुई है। अब बात यह आती है कि एनालिसिस, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। प्रसरण विश्लेषण की मान्यताएं क्या हैं? पहली है प्रसामान्यता, नॉर्मेलिटी। उस समष्टि का बंटन परसामान्य होना चाहिए
जिससे यादृच्छिक प्रतिदर्शों यानी रैंडम सैंपल्स का चयन किया जाता है। मूल समष्टि में मानक परसमान्य वक्र के सभी मौलिक अभिलक्षण विद्यमान होने चाहिए जिससे कि प्रतिदर्श समष्टि का प्रतिनिधित्व कर सके। दूसरी जो मान्यता है वो स्वतंत्रता है। प्रतिदर्श इकाइयों का चयन यादृच्छिक यानी रैंडम, समसंभावी और स्वतंत्र होना चाहिए। यदि चयन स्वतंत्र नहीं होता है तो सहसंबंध की उपस्थिति के कारण प्रसरण विश्लेषण परीक्षण की उपादेयता कुछ कम हो जाती है। तीसरी इसकी जो मान्यता है वो है सजातीयता। उन मूल समष्टियों के माध्य और प्रसरण जिनसे प्रतिदर्श लिए गए हैं सजातीय होने चाहिए, अर्थात उनमें जो सार्थक अंतर नहीं होना चाहिए। इसमें जो नल हाइपोथेसिस है वो μ1 = μ2 = μ3 और = μk। चौथी जो मान्यता है वह है संयोज्यता, एडिटिव। प्रसरण के विभिन्न स्रोतों का कुल प्रसरण के प्रति योगदान संयोज्य एडिटिव होना चाहिए, अर्थात विभिन्न संगठन प्रसरणों का योग कुल प्रसरण के बराबर होना चाहिए। यदि ये उपरोक्त जो मान्यताएं हमने डिस्कस की हैं पूरी नहीं होती हैं तो प्रसरण विश्लेषण के परिणामों की महत्ता कुछ कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो सार्थकता स्तर के चयन में और परिणामों के निर्वचन में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। अब उसके बाद एक टेक्निक ऑफ एनालिसिस वेरिएंस के जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें 1 वे क्लासिफिकेशन और 2 वे क्लासिफिकेशन, इसमें एक साधन परीक्षण प्रसरण विश्लेषण की जो विधि है, टेक्निक है, प्रविधि है, उसका हम अध्ययन करेंगे। जब केवल एक ही विचार या घटक के आधार पर प्रेक्षणों का के जो संवर्ग है में वर्गीकरण किया जाता है तब वह एक मार्गीय, एक घटक या एक द वर्गीकरण 1 वे क्लासिफिकेशन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम उपज पर विभिन्न प्रकार की खादों का प्रभाव देखना चाहते हैं और अन्य कारकों जैसे मिट्टी की उर्वरता, सिंचाई की उपलब्धता, बीज की किस्म आदि को छोड़ देते हैं तो प्रतिदर्श अध्ययन द्वारा जो अभिप्रयोग करके एक आध वर्गीकरण में प्रसरण विश्लेषण प्रविधि का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार यदि 4 प्रकार की खादों का उपज पर प्रभाव देखना है तो हम 5-5 खेतों में 4 रैंडम सैंपल लेकर प्रत्येक प्रतिदर्श में एक प्रकार की खाद का प्रयोग करके प्रतिदर्श माध्य उपज ज्ञात कर सकते हैं और अंत में प्रसरण विश्लेषण की विधि अपनाकर अफ टेस्ट की सहायता से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विभिन्न खादों के प्रयोग द्वारा उपलब्ध माध्य उपजों में अंतर सार्थक है या नहीं है। 1 वे क्लासिफिकेशन जब केवल एक ही घटक विचाराधीन हो, प्रसरण विश्लेषण की सरलतम स्थिति नियत प्रभाव निर्देशन फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल का आधार होता है। अब प्रसरण विश्लेषण की जो टेक्निक है उसके अंतर्गत 3 विधियां अपनाई जा सकती हैं। एक प्रत्यक्ष विधि है, एक लघु विधि है और कूट संकेत है। जब हम प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो परिकल्पना प्रतिपादित की जाती है, शून्य परिकल्पना जिसमें H0 है, उसमें मानते हैं कि विभिन्न जो सैंपल लिए हैं μ1 = μ2 = μ3 μk, यह निराकरणीय परिकल्पना की जाती है कि जिन समष्टियों में k प्रतिदर्श यादृच्छिक चयनित किए हैं उनमें समांतर माध्य एक समान है, अर्थात उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है। सेकेंड, इसमें प्रतिदर्शों के बीच प्रसरण है वो ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक प्रतिदर्श का समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा, मीन x1 बार, x2 बार, xk बार। दूसरे जो प्रतिदर्श माध्यों का एक कुल जो माध्य है, वृहद माध्य है, वो ज्ञात किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न प्रतिदर्श माध्यों के सामूहिक माध्यों से विचलन निकालकर उनके वर्गों को अलग अलग प्रतिदर्श इकाइयों की संख्या से गुणा करके कुल योग ज्ञात कर लिया जाएगा। चौथा, इस प्रकार प्राप्त जो प्रतिदर्श माध्यों और सामूहिक माध्य के विचलन वर्गों के जोड़ को प्रतिदर्शों की संख्या से संबंध स्वतंत्र कोटियों से भाग देकर प्रतिदर्शों के बीच जो प्रसरण है वो निकाल लिया जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो प्रतिदर्शों के अंतर्गत जो प्रसरण है, प्रतिदर्शों के अंतर्गत विचलन वर्गों का जोड़ उन अंतर प्रतिदर्श विचरणों का मापन करता है जो केवल देव के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिदर्श की सभी इकाइयों को एक सा उपचार दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर सभी प्रतिदर्श भूखंडों पर एक सी खाद का प्रयोग किया जाता है
तो देव के कारण एक प्रतिदर्श की विभिन्न मदों में होने वाली अंतर विवरण का आकल होते हैं, जिसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन संकेत द्वारा निरूपित किया जाता है। चौथा, इसमें प्रसरण विश्लेषण जो सारणी है, गण क्रिया की परिशुद्धता की जांच करने के लिए कुल प्रसरण ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक मूल्य का महामाध्य यानी ग्रांड जो टोटल है, मीन है, से विचलन निकालकर इन विचलनों के वर्गों का कुल जोड़ प्राप्त कर लिया जाता है। कुल विचलन वर्गों का ये जोड़ प्रतिदर्शों के बीच वाले विचलन वर्गों और प्रतिदर्शों के अंतर वाले विचलन वर्गों का योग होता है। उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो है प्रसरण अनुपात का परिकलन किया जाता है। इसमें जो बृहत्तर प्रसरण को लघुत्तर प्रसरण से भाग देकर F गुणांक है या जो वेरिएंस रेशियो है वो ज्ञात किया जाता है। मीन्स F जो होता है वो ग्रेटर वेरिएंस अपॉन स्मॉलर वेरिएंस या बृहत्तर प्रसरण को लघुत्तर प्रसरण से विभाजित किया जाता है। फिर उसके बाद F सारणी का मान, F सारणी में 5% सार्थकता स्तर पर बृहत प्रसरण से संबंध स्वतंत्र संख्या वाले खानों में नीचे की ओर जो लघुत्तर प्रसरण से संबंधित स्वतंत्र संख्या वाली पंक्ति में सामने की ओर जो संख्या दी हुई है वही F.05 का संबंधित सारणी मान है। 1% तथा अन्य सार्थकता स्तरों के लिए F सारणी दिए हुए होते हैं। और लास्ट में अपने डिसीजन निकालते हैं कि F का जो अर्थ निर्वचन है, यदि F का परिकलित मान उसके सारणी मान से अधिक है तो प्रतिदर्श माध्यम में अंतर सार्थक होता है और वह प्रतिचयन उच्चावचनों के कारण उत्पन्न हुआ। वर्ण इस कारण है कि सभी प्रतिदर्श एक मूल समष्टि से या समान प्रसरण वाले समष्टियों से नहीं लिए गए हैं। हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, निराकरणीय परिकल्पना अस्वीकृत कर दी जाती है और जो वैकल्पिक परिकल्पना है उसको सत्य मान लिया जाता है। इसके विपरीत यदि F का परिकलित मान उसके सारणी मान से कम है तो विभिन्न माध्यम में अंतर आत्हीन है और प्रतिदर्श समांगी है और एक ही समय में चुने गए हैं। इसमें जो निराकरणीय परिकल्पना है वो सत्य है और उसको स्वीकार कर लिया जाता है और जो वैकल्पिक परिकल्पना है उसको अस्वीकृत मान लिया जाता है। थैंक यू।